હાલો, હા કરી દીધું. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉપજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપાવપણાસણો, સવ્વપાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસી, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કયું પદલું? જોગી મૂકી કઈ લેવું છે? પેજ નંબર 43. मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सतता हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, वर दे वरदान. मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सतता हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, अमर वर दे वरदान. दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, शुद्ध आत्मा परमात्मा होते जाएंगे, शुद्ध आत्मा परमात्मा होते जाएंगे. जय सच्चिदानंद.
दादा भगवान अमर वर दे जिज्ञासुओं मोक्ष की प्यास बुझेगी स्वपद में रहने की प्यास जगेगी स्वपद में रहने की प्यास लगेगी स्वयं की भजना में डूब जाएंगे स्वयं की भजना में डूब जाएंगे डूबे वे भीतर उजाला पाएंगे डूबे वे भीतर उजाला पाएंगे जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद मैं दादा का वारिस हूँ मैं दादा का वारिस हूँ राही केवल सबका हूँ राही केवल सबका हूँ बोलो प्यारे साथ दादा जय सच्चिदानंद भरत भाई इसमें लिखे स्वपद में रहने की प्यास लगेगी हमको इतनी प्यास क्यों नहीं लगी है बराबर है, 100 पद में रहने की प्यास लगेगी। सत्संग पूछते हैं कि प्यास क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमें ये जो भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा में भान भी हुआ और इसका सुख भी चखा, वो आनंद रहता है। तो पहले संसार में पूरा आपको आदि व्याधि उपाधि में हम थे, उससे मुक्त हुए, निराकुरता खुली हुई, ये जो सुख टेस्ट किया इसकी वजह से हमें पक्की श्रद्धा बैठ जाती है, प्रतिदिन बैठ जाती है कि नहीं मैं शुद्धात्मा ही हूं। तो क्या है कि जब दृष्टि मिलती है तभी तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ऐसा रहे तो अच्छा है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो क्या रहता है कि पूरा दिन ऐसा रहे तो अच्छा है। मगर जय सच्चा, जय सच्चा, ठीक है सब। हाँ मैं भी इंडिया में नहीं आप तो कानू चले गए थे, आप कानू चले गए थे ना। अच्छा अच्छा मैं कानू था, कानू तो 4 दिन ही रहा। हाँ मैं देख रही थी वैसे सब थोड़ा बिजी आ नहीं पाई, हाँ लेकिन एवरीडे याद करती थी सच्ची में। सिर्फ ये दिन नहीं, हर साल याद करती हूँ, हर टाइम। वो सब ठीक है बराबर है। तो जितना जितना ये सुख का टेस्ट करते हैं ना, इतने की प्यास बढ़ती है।
जितना जितना 5 आज्ञा में रहते हैं और ये आज्ञा में रहने से जो आनंद आता है, तो फिर स्वपद में रहने की प्यास बढ़ती जाती है। ऐसा तो ये फिर क्या है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता ही रहता है। फिर क्या होता है कि ये ज्ञान मिलता है, साथ में प्रज्ञा जागृत हो जाती है और प्रज्ञा आपको सब जगह पे अलर्ट करती रहेगी। कहीं भी संस्था में घुसे तो प्रज्ञा अलर्ट करेगी, कहीं भी संस्था में घुसे वो प्रज्ञा को अलर्ट करेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रज्ञा की सुनने की जगह हम बुद्धि की बात सुन लेते हैं, प्रज्ञा की अनसुनी करते हैं। तो इससे प्रज्ञा के ऊपर एक आवरण आता है। ऐसा थोड़ा ज्यादा हुआ फिर वो ज्यादा आवरण आता है, तो फिर तो आज्ञा में रहने का भी उनका कम हो जाता है। मगर जैसे आज्ञा में से बाहर निकले तो संसार में मार तो खानी पड़ती है। संसार में कोई भी जगह ऐसे ही जहां मार नहीं खानी पड़ती है, घर में भी मार खानी पड़ती है, बाहर भी मार खानी पड़ती है, और व्यवहार में भी मार खानी पड़ती है, धर्म में भी मार खानी पड़ती है। आप कोई भी धर्म करते हैं उसमें भी मार खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा भरत भाई जो है ना, अपनी जो नज़दीकी फाइल है वहाँ से हमको दगा होता है तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मार घर की फाइलों में खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा हिसाब उधर है, लगाओ है बराबर, हिसाब नहीं है। पिछले कर्मों का हिसाब सबसे ज्यादा नजदीक वालों के साथ है। हम क्या हार्टिली उनके लिए सब कुछ करते हैं और वो लोग हमारा एडवांटेज ले लेते हैं। तो उस टाइम पे वो तो ठीक है, एडवांटेज लेते हैं। बाहर के लोगों का इतना असर नहीं होता है, लेकिन जो घर की जो फाइलें है। हाँ, मगर क्या है, ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है। हमें लगाव क्यों होता है? मेरा है। हाँ, हम मानते मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी करती, ऐसा तो बिलीफ आ जाती है। मगर ये दुनिया में कोई आपका हो सकता है? राम कुमार बराबर, ये आपका देह ही आपका नहीं हो सकता है तो दूसरे बाहर वाले कैसे आपके हो सकते हैं? प्रकाश जी बराबर, अपना खुद का देह भी अपना नहीं हो सकता है तो बाहर के लोग कैसे आपके हो सकते हैं? खुद का देह समय पे दगा दे देता है, कभी बीमार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर दांत की कितनी हम ये करेंगे, सुबह से हम ब्रश करेंगे फिर भी अच्छी टूथपेस्ट यूज करेंगे। हाँ, अच्छे टूथपेस्ट यूज करेंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे फिर भी वो दगा देंगे नहीं देंगे। सब फर्क है। कितने लोगों को ऐसा देखा है कि 2-3 महीने पहले एकदम बट्टे कट्टे घूमते फिरते हैं और 2 महीने के बाद पता चलता है कि वो आदमी भी नहीं रहा है। तो ऐसा कई इंसिडेंट्स लाइफ में देखा है। फिर ऐसा जब होता है ना अंदर तो बहुत चलता है, फिर वो बोलता है कभी अपना काम निकाल ले, ये सब में से अभी तू निकल बाहर। तो वो जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो थोड़ी देर में आता है ऐसा कि अभी अपना काम निकालना है, अभी 5 आज्ञा में सेटल हो जाए सब कुछ, तो 1-2 दिन उसमें चलेगा, फिर वापस ठंडा हो जाएगा। व्यवहार है ही ऐसा कि व्यवहार करते करते हमें ऐसा लगता है कि व्यवहार सही है। सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है कि चलो आप पे कोई संयोग आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई
और वो प्रॉब्लम तो आपके पास ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दिखता, उसका कई बार आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन उस समय कई बार क्या होता है कि उस प्रेशर में आके आप दूसरे कई डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो उस समय कैसी मनोवस्था होनी चाहिए आदमी की कि भाई ठीक है, ये तो आ गई, ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आदमी बाकी डिसीजन तो गलत नहीं लें, तो वो कैसे करें उसको? तो क्या है कि कैसा भी प्रेशर आ गया है, पर हमें व्यवहार से नहीं देखने का है, हमें तो क्या रखने का है कि फाइल का संभव से निपटारा करना है। हमें ऐसा रहा कि फाइल का संभव से निपटारा करना है तो आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा, आपका उनका बाहर का व्यवहार का पार्ट दिखाई देगा, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। और जब आपको सामने वाले का शुद्धात्मा दिखाई देता है, इसका मतलब कि आप शुद्धात्मा पद में स्थिर है। अभी मेरे साथ में जो हुआ, शायद आपको बताया भी होगा पहले, मैं वहाँ इंडिया में था, अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने बीटेक किया। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है केमिकल टेक्नोलॉजी का, और मुकेश अंबानी भी वहीं से पढ़ा हुआ, तो उस लेवल का इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद मेरा पहला जॉब था अहमदाबाद में टेलीको मिल में, वो सारा भाई की, तो वो भी एक बड़ी रेपुटेड कंपनी थी। उसके बाद वो टेक्सटाइल डाउन होनी शुरू हो गई अहमदाबाद में, तो कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने जॉब चेंज करके मैं अतुल में आ गया, वलसाड़ में आ गया। अब वहाँ से फिर मैंने मेहनत भी की काफ़ी, थोड़ा लग भी ठीक रहा। और वहाँ पे अच्छा क्या हुआ कि हमारे जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, साउथ इंडियन थे, और उनके बाद में एक मिस्टर बैनर्जी थे, बंगाली थे, बड़े सीनियर आदमी थे, उनको एमडी बनना था। उनके बाद में रिटायर, उन्होंने ज्वाइन इसी बेसिस पे किया था कि मेरे को एमडी आप बनाओगे नेक्स्ट। और वो डॉक्टर जो कैवर नाम था उनका, साउथ इंडियन थे, उनको कंपनी ने एक्सटेंशन दे दिया। मिस्टर बैनर्जी को एमडी नहीं बनाया, उनको 3 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। तो मिस्टर बैनर्जी जो थे वो छोड़ के चले गए कलकत्ता में, कलकत्ता के थे, वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया था टाटा का, यही बैठते। उससे क्या हुआ कि कंपनी के अंदर वो प्रमोशन का मूवमेंट चालू हो गया एक पोजीशन पर। और कंपनी की पॉलिसी ये थी कि भाई बाहर से आदमी नहीं लेके आएंगे, प्रमोट करना है तो अंदर से प्रमोट करेंगे। अब मेरे सिचुएशन में क्या हो गया, मैं 30 साल का था, हमारे बॉस थे 54 के, बीच में कोई नहीं, फिर भी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दिया। मतलब जो चीज़ नॉर्मली लोगों को 45 के बाद मिलती है, मुझे 30 में देती है। हमारे बॉस ने मैनेजमेंट को एश्योरेंस दिया कि मैं तो गाइड करता ही रहूँगा इसको, भले ही मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई बट ये कर लेगा। तो आप 30 साल की उम्र में आपको इतनी सीनियर पोजीशन मिल जाती है, तो वो इट वाज लाइक ए ड्रीम जॉब, तो पूरा हवा में उड़ता था। और बेटे तो था ही मेरा, फिर इसका बेटी का सुरभि का भी जन्म हो गया उसी टाइम में हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि आपका तो दुनिया में पूरा बस तो ड्रीम है। बड़ा परिवार था, 6 भाई बहन थे हम लोग, हमारे फादर भी टीचर थे, फैमिली हमारी पॉलिटिकली बड़ी रेपुटेड हमारे टाउन के अंदर, तो सब चीज़ अच्छी लग रही थी। सडनली वन डे वो मेरे लड़के का पैर में दर्द हुआ, नी के पास में, हम उसको लेके गए, वो था 6 साल का था। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बोला कि हमको तो उसको कुछ दूसरा डाउट लग रहा है, सस्पेक्टिंग कैंसर, बोन कैंसर। और बोला कल आप फिर उसके लिए आइए बायोप्सी के लिए। तो जैसे हम घर पे ले आए कि रात में ही उसकी पेन एकदम बहुत ज़्यादा चालू हो गई, और हमको रात को ही उसको बॉम्बे जाना पड़ा। बॉम्बे नज़दीक पड़ता वलसाड़ से, तो बॉम्बे चले गए और वहाँ पे डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया वो ये प्रॉब्लम है। तो पूरी जो आपकी जो लाइफ की जो दुनिया है वो 3-4 दिन के अंदर ही और आपके पास अब आपको क्या है कि वो टेंशन भी सहन करना है, एंड स्टिल यू हैव टू टेक डिसीजंस। आपको डिसीजन भी लेना है कि अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। फादर तो हमारे टीचर थे गांव में, उनको सिटी की लाइफ का कुछ मालूम नहीं है, किसी को मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था घर में जो आपको गाइड भी कर सके। सारे टाउन के लोग थे, वो कभी उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखी भी नहीं लाई। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर कई डिसीजन सही भी हुए, कई गलत भी हुए, इस तरह की करते करते। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब इस तरह की पोजीशन आ जाए, उस समय तो नहीं था ज्ञान, अपनी गलतियों से सीखे एक्चुअली। और नाइजीरिया भी इसी चक्कर में आ गए, पैसे के चक्कर में आ गए, जबकि नाइजीरिया के बाद लास्ट थिंग आई वांटेड टू कम। लेकिन हमारे एक दोस्त थे, पुराने सीनियर थे, यहाँ पे थे, वो फैमिली मेंबर जैसे ही थे हमारे। तो मेरे वाइफ को उन्होंने आधा घंटा फोन पे बात करके कन्विंस किया, ये तो डरपोक आदमी है, ये नहीं आएगा। क्योंकि मेरा इतना अच्छा जॉब छोड़ के मैं नहीं आना चाहता था, मैं सोचता था कि पैसे का इंतजाम कोई और दूसरे तरीके से कर लेंगे। मेरी वाइफ ने कुछ किया कि भैया अभी ये कैरियर देखने का टाइम नहीं है, अभी चलो, अभी वो मौका दिया भगवान ने कि बिना दिया तो अपने एटलीस्ट पैसे की प्रॉब्लम तो छोड़ देगी। तो उस समय मुझे, अब आज मुझे लग रहा है कि उस समय यदि इतना थोड़ा सा मैच्योरिटी होती
तो कुछ डिसीजन सही ले सकते हैं। बराबर। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई प्रेशर आ जाए तो फिर कैसे आदमी को। देखो, आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन लेता हूं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे जो संजोग थे, टेंशन के संजोग थे, इमोशन हो गए, तो मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। मगर अभी तीसरी आज्ञा का उपयोग करेगा। अभी ये सब में विचारा कि उस समय मैंने ये सब नहीं किया, तो अभी आज्ञा को अप्लाई करेगा कि उस समय डिसीजन प्रकाश जी आपने लिया था हाँ, ये तो है कि व्यवस्थित के हिसाब से लेना पड़ा था, हिसाब से लेना पड़ा। है ना? तो अभी जब व्यवस्थित के हिसाब से, तो आपको कुछ सोचने का नहीं है। तो फिर अंदर जब सब जो पजल है सब सॉल्व हो जाती है, सब टर्मोइल शांत हो जाता है। अभी व्यवस्थित circumstances, so under the pressure of all these scientific circumstantial evidences, you have to take decision. Now, whatever decision you took, it was correct. मगर बुद्धि क्या बताएगी कि उस समय में ऐसा डिसीजन लेता तो अच्छा था, ऐसा लेता तो अच्छा था, ऐसा नहीं लिया होता तो अच्छा होता था। बुद्धि ऐसा करके भीतर विकल्प खड़ा करती है। बुद्धि फिर न्याय को भी ढूंढती है और बुद्धि किसी और को ब्लेम भी करवाएगी। तो उसने मुझे बोला इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, है क्या? आफ्टर ऑल इट इज व्यवस्थित। तो अभी कितना ध्यान में रखने का कि जो भी हमने डिसीजन लिया था वो सब व्यवस्थित के भीतर अधीन था, और व्यवस्थित का अधीन है तो फिर उसपे हमें पसंद, हमें अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हमें इससे फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ, वह है तो व्यवस्थित में, और व्यवस्थित तो एग्जैक्ट है। इस तरह से ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और बाद में लगता है कि मैं सेंसिटिव हुआ इसलिए ठीक डिसीजन नहीं ले पाया। है तो बराबर, ठीक है, वो गलत नहीं है, व्यवहार से सब बराबर है। और व्यवहार वाले लोग ऐसे बोलेंगे कि आप इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो मैनेजमेंट वाले भी सिखाएंगे कि इफ यू आर मैनेजर, यू आर सेंसिटिव, यू आर इमोशनल, and if you become emotional, if you become sensitive and then you take decision, there are so many chances you may take wrong decision. मगर हमारी बात अलग है। हमें तो ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, और मैं शुद्धात्मा के प्रकाश का कौन चला लेता है? तो क्या आज तक तो मैं प्रकाश तो मैं चला लेता था, अभी मैं शुद्धात्मा हूं और ये प्रकाश, ये मनोचन का पूरा व्यवस्थित के अधीन है, ये व्यवस्थित चला लेता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और इसमें सब भीतर जो संकल्प विकल्प खड़े होते हैं सब सेट हो जाते हैं। इसलिए बता कि आज्ञा में रहते हैं ना, वैसे वैसे अंदर का जो सुख खुलता है, ओपन होता है सुख, तो फिर बाहर जाने का मन नहीं होता है। स्व पद में रहने की प्यास लगेगी, क्योंकि अंदर अपने शुद्धात्मा पद में जैसे बाहर जाते हैं, अपनी कुर्सी से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले हमें जो निराकुलता रहती है वो निराकुलता चली जाती है।
मतलब भीतर जो आनंद रहता है ना, कैसा भी संजोग आ गया आपके भीतर शांति बनी रहती है, उद्वेग खड़ा नहीं होता है, टेंशन खड़ा नहीं होता है, वो निराकुलता। जो सिद्ध भगवंत होते हैं, जो आत्मा मोक्ष में सब आत्मा होते हैं, उनके 8 मुख्य गुण है। उसमें से एक है निराकुलता। मीन्स आदि व्याधि उपाधि में आपको भीतर निराकुलता बनी रहती है। आपको ये दृष्टि प्राप्त तो हुई, तो बाहर के कोई संजोग को बदला नहीं है, बाहर के संजोग को नहीं बदला है, संजोग वैसे का वैसे है, पर आपको भान हो गया नहीं मैं शुद्धात्मा हूं। तो संजोग तो आकुलता व्याकुलता कराने वाले आएंगे, मगर ये जो जागृति रहती है नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, उसके साथ वो निराकुलता बनी रहती है। और ये कलयुग में किसी को निराकुलता नहीं होती। निराकुलता रहनी हो कितनी बड़ी बात है। ये काल में सारा जगत आदि व्याधि और उपाधि में फंसा हुआ होता है। आदि व्याधि और उपाधि, और ये ज्ञान ऐसा है कि आदि व्याधि उपाधि में रहने के बावजूद भी आपको निराकुलता रहेगी। तो ये आदि व्याधि उपाधि आपको स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए निराकुलता रहती है। तो निराकुलता का आनंद इतना आता है कि ये शुद्धात्मा की कुर्सी से उतर गए, निराकुलता चली जाती है, तुरंत होता है क्या कर गलती हुई। मैं वो 3 चीज फिर से आदि व्याधि तो समझ में आता है, बीमारी आदि व्याधि, आदि मीन्स मानसिक, व्याधि फिजिकल, उपाधि, उपाधि बाहर से वो जाके गिरे ना वो उपाधि। उपाधि मीन्स, उपाधि मतलब क्या है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से आप फुटपाथ पे जा रहे हैं, या तो फुटपाथ नहीं है तो चलो इंडिया में है, फुटपाथ पे जा रहे हैं, तो पीछे से कोई बच्चा आता है साइकिल लेके, आपको पीछे से मार देता है, तो क्या हुआ? आदि है तो नहीं, व्याधि है तो नहीं, एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, बाहर से आया, उपाधि। कहीं घूमने के लिए गए, आप वॉक कर रहे हैं, और पेड़ में से वो लकड़ी गिरी, आपको लगी, तो क्या हुआ? उपाधि, अनएक्सपेक्टेड। रेड सिग्नल में आपकी गाड़ी खड़ी है, रेड सिग्नल है, रेड लाइट है, पीछे वाले ने आके लगा दिया, उपाधि है कि नहीं? आदि मीन्स मानसिक, मानसिक चल, कलयुग में सबको मानसिक तो चलता रहता है, मन में शांति नहीं होती, तो बीमारियां भी होती है। तो आदि व्याधि उपाधि में कलयुग के लोग जीवन जीते हैं, और आपको ऐसा मिला है कि आदि व्याधि उपाधि होने के बावजूद भी आपको भीतर शांति बनी रहे। संजोग होंगे सब, मगर आपको टच नहीं करेंगे, भीतर शांति रहेगी। दूसरे लोग सोचेंगे कि रीना को बहुत दुख है, रीना को बहुत भारी संजोग है, ऐसा सोचेंगे, मगर कभी वो आपके साथ बैठ के बात के उनको लगेगा नहीं, इनका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ये भी भाई एक चीज है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल चीज है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई ऐसा लगता है प्रॉब्लम आ गई और आप पक्के हो, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा है, तो लोग आपको याद दिलाते हैं
कई बार क्या है कि जो उनके चेहरे पे टेंशन होता है आपके लिए, तो आप भी सोचने पड़ जाते हो यार मेरे को टेंशन नहीं हो रहा, लेकिन लगता है टेंशन करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये लोग टेंशन में है। तो ये भी एक सिचुएशन आती नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये ज्ञान का बहुत बड़ा फायदा ये है कि दूसरे को ऐसा लगेगा अरे हम तो कितने भारी संजोग है, वो विचलित हो जाएगा और हम शांत बैठे। तो ऐसा ही है, ये सारी दुनिया चल रही है, दुनिया में कितने युद्ध हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है, तो भगवान ही नहीं, भगवान विचलित होंगे विचलित नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। फिर वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो फिर भी भगवान विचलित नहीं होंगे, कि भगवान तो धर्म से पर है। हाँ, ये जो अपने आदि व्याधि उपाधि और समाधि बोलते हैं, तो ये आदि व्याधि उपाधि एक कर्म के अधीन होगी, और समाधि है वो दशा के अधीन होगी ना। नहीं, ये एक ज्ञान का परिणाम ऐसा है, ज्ञान का परिणाम। आपको ये आत्मज्ञान मिला तो एज ए रिजल्ट आपको समाधि बनी रहती, तो वो दशा के रूप में आई, स्टेट ऑफ बीइंग। और 5 आज्ञा में रहते हैं तो आपका पुरुषार्थ। एक ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद में शुद्धात्मा याद आता रहता है, वो कृपा है, वो कृपा से प्राप्त है, आपकी पात्रता से नहीं। मगर 5 आज्ञा में रहकर हम जो स्थिरता खुली हुई, वो आज्ञा में रहते वो पूरा भाग पुरुषार्थ है। वो ज्ञान विधि मिलती है क्या? तो अनंत अवतार से जो बिलीफ है कि मैं हूं, वो सही जगह पे नहीं गलत जगह पे बैठी। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्ध चेतन वहां नहीं, और मैं चंपक बैठूंगा। वो एक अवतार की नहीं है, अनंत अवतार की। वो अनंत अवतार की रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो जाती है, और आप सही में जो है वो सेट हो जाता है। तो इतना हुआ तो क्या हुआ, तो शास्त्रों में बताया है कि मुक्ति पाने के लिए और कुछ करने का नहीं है, सिर्फ अहंकार और ममता का त्याग करने का है। तो अहंकार क्या है? तो ये रॉन्ग बिलीफ वो अहंकार है। मैं चंपक भाई हूं, वो अहंकार है, वो आपका फ्रैक्चर हो गया। और भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मिसाल पहले आप खुद जो है वो जानते नहीं थे, और जो नहीं है वो बन के जीवन जीते थे, और अभी आपको भान हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और चंपक में जीवन जी रहे। तो ईगोइज्म निकल गया। इन गॉड्स लैंग्वेज, इन सटल लैंग्वेज अहंकार निकल गया। और लोग जो देखते हैं वो बाहर का ग्रॉस लेवल का देखते हैं, वो जो निकाली अहंकार है वो देखते हैं कि वो कितना हम्बल है, कितना टाइट होके घूमता है, कितना एरोगेंट है।
वो सब देख के बोलेंगे कि अहंकारी। मगर आप अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, किसी और की कुर्सी पे बैठे, वो सबसे बड़ा अहंकार है, सकल अहंकार। और इसकी वजह से ये सब संसार चल रहा है। वो पूरा आपका रूट निकल गया, वो भी बिना कुछ किए। पूछना आगे क्लियर हो गया? एक आप ये जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं मेरे बाद में, तो एक टर्म यूज करते हैं थिंकिंग ऑब्जेक्टिवली। थिंक ऑब्जेक्टिवली किसी हाँ। भी चीज के बारे में ऑब्जेक्टिवली, मतलब उसमें आपका Think of it. प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना, मतलब इमोशंस को डिस्कनेक्ट करके फिर आप सोचोगे तो आपको चीज ज्यादा अच्छी क्लियर दिखेगी और उसका ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। एक नॉर्मल माना जाता है इस तरह से। और उसमें एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, कि जैसे आप खुद की प्रॉब्लम सोचते हो, खुद का आपका कोई समस्या आ गई बच्चे के बारे में, किसी के बारे में, आप इतना क्लियर नहीं सोच पाते हो, और आप अपने दोस्त से सलाह लेते हो, वो ज्यादा क्लियरली आपको सही रास्ता दिखा देता है। तो उसने एग्जांपल दिया है कि बिकॉज ही कैन थिंक ऑब्जेक्टिवली, यू कैन नॉट थिंक, क्योंकि आपका उसके अंदर स्टेक्स है, आप। तो ये जो थ्योरी है, ये अपने इसमें जो आप बता रहे हैं कि व्यवस्थित शक्ति के अधीन, तो इसमें कहा, मुझे लगता है दोनों कनेक्टेड ही हैं। नहीं, ये किसकी किताब है ये? एक मैं पढ़ता हूँ, एक ये ग्रीक फिलोसफी के ऊपर है, वो हाँ। स्टोइक्स की किताब है। कोई बात नहीं। हाँ। इस क्या है, बाहर जो फिलोसॉफी की किताब आती है, वो सब एक बुद्धि के डेवलपमेंट के हिसाब से, हाँ, एग्जैक्टली, बुद्धि के डेवलपमेंट के हिसाब से सब अलग अलग बताते हैं। और एक बात उनकी सही है कि आपका प्रॉब्लम है तो आपके ऊपर आना होगा, आपकी आंख के ऊपर बस दूसरों को पूछेंगे, वो तुरंत बता देंगे। तो आप मित्र को पूछेंगे, वो आपको एजेंट बता देगा। पर आप तो है, तो आपको क्या होगा, उसमें पता है, इमोशनल होंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। तो आप सेंसिटिव हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। मगर यहाँ तो जो बात है ना, एक एब्जेक्टनेस की बात है। सबसे पहले डिसीजन आपको लेने का है कि नहीं, आप प्रकाश नहीं, आप शुद्ध आत्मा है। सिंपल थिंग। तो प्रश्न ही उठ गया, ऐसे देखने के लिए जाओ। अभी प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को डिसीजन लेने का है नहीं, ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन उनको लेना पड़ता है। अभी जहां आपकी स्वतंत्रता है ही नहीं, वहां फिर हम विकल्प खड़े करे, और ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। भाई दो चीज, एक शुद्धात्मा के डिसीजन लेंगे एंड वो भाई अपना आप फिर बोलो, क्या बोला? शुद्ध, हाँ, दो आइडेंटिटी बोल रहे हैं। हाँ। शुद्धात्मा है एंड सपोज मेरी नाम, दो का जो, तो डिसीजन जब लेते हैं तो दोनों डिफरेंस आएगा। जब मैं शुद्धात्मा बोल के एक डिसीजन लूंगी एंड मेरीना बोल के एक डिसीजन लूंगी, दो डिसीजन नहीं होते। नहीं, अगर मैं लूंगी तो डिसीजन दो तो नहीं होगा, एक ही होगा। लेकिन अब मैं जैसे सोचूंगी उसी हिसाब से डिसीजन होगा ना दो, तो ऐसे डिफरेंस आएगा दोनों में। आप ध्यान देते हैं, आप शुद्धात्मा के रीना है। हाँ, मैं अभी शुद्धात्मा हूँ। अगर मैं सोचूंगी मैं रीना हूँ के समझ, तो अहंकार आ गया मेरा। मैं रीना हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक रीना खुद प्रश्न पूछ रही है और रीना खुद जवाब भी दे रही है। अगर तुम रीना को सुन सकते हो तो तुमने अपना खुद के प्रश्न का जवाब भी दे दिया। लेकिन मैं जब डिसीजन ले रही हूँ, एक सपोज कभी जैसे आज मदर कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो मैं वही बोल रही हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या व्यवहार से रीना है? निश्चय द शुद्धात्मा। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर रीना, एंड बाय रियल व्यू पॉइंट यू आर शुद्धात्मा। बराबर है? तो अभी डिसीजन किसको लेने का है, शुद्धात्मा को कि रीना को? जैसे सिचुएशन आते है उसी हिसाब से। अगर सपोज एक आज मदर ने लूंगी ना, कभी क्या करना हाँ, पड़ता तो है। एज ए मदर डिसीजन किसको लेने का है?
शुद्धात्मा को लेना शुद्धात्मा को लेने का है। आत्मा को बदल है ही नहीं। ये तो बोलते शुद्धात्मा का बदल है ही नहीं। एज अ मदर है। ऐसे बदल लेना है, माँ को तो डिसीजन ऐसे मदर में रीना को लेने का है, लेना है। हाँ शुद्धात्मा को लेने का नहीं है। सिंपल बात हुई, हाँ दो अलग हुए। हाँ। अभी रीना को डिसीजन लेने का है, लेकिन वो बुद्धि में रखना है ना, मैं भी एक शुद्धात्मा भी हूँ। क्या वो तो रहेगा ही, हाँ, वो तो रहेगा, आगे पूछो। तो देखिए मैं एक डिसीजन लूंगी ना, हाँ हाँ तो कभी कभी कंट्रास्ट होता है, मुझे एक डिसीजन लेना होता है, लेकिन आज मदर हो गई, आई हैव टू फोर्स टू एक डिसीजन भी लेना होता है देखो भाषा कितनी करेक्ट है, लेना पड़ता है। कभी। अब उस लेना पड़ता है तो अगर थोड़ा सा डीप पर जाके एग्जांपल समझ दूंगी ना, जाए, अभी समझ जाए तो समझ में आ जाएगा भाई मैं करता हुई नहीं, तो मेरे को लेना पड़ रहा है। आप बोलते हैं कि लेना पड़ता है, डिसीजन आप लेना आपके हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, आप बोलते हैं कि डिसीजन लेना पड़ता है, लेना पड़ता है उसका मतलब कि आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो इसलिए तीसरी आज्ञा क्या बताई थी? हाँ, व्यवस्थित जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। Means now we are pure soul, and now this Veena will be governed by scientific circumstantial evidences. बराबर है? तो under the pressure of the scientific circumstantial evidences, Veena has to take decision. लेना पड़ता है। इसलिए उनको लेना पड़ता है। अभी आप उनको लेने का ही नहीं तो फिर सोचने का कहाँ है? कि बस इसको ज्वाइन करने का, इतना सा ज्वाइन करना था बस पॉइंट। और सर जी निमित्त के अधीन भी वो उतना ना डिसीजन जो भी लेगा सामने वाला का निमित्त है, उस हिसाब से ही डिसीजन वो सब व्यवस्थित आ जाता वो है। सब व्यवस्थित में आता है। निमित्त के अधीन वो सब व्यवस्थित आता आता है, संजोग है, निमित्त है, है। सब व्यवस्थित है ना, ऐसा एग्जिट दिया है ना। आप निमित्त बोलेंगे तो वो इतना ही समझेंगे, और व्यवस्थित बोलेंगे तो 360 डिग्री समझ जाएंगे। जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उन्होंने जो पॉजिटिव डिसीजन लिया, नेगेटिव आपको और कुछ नहीं करने का है। तो भावना की पहले दो, भावना से 2-3 दिन में बात कर लेना, तो बता लगा आज मुझे कितनी आज्ञा याद आई, मुझे शुद्धात्मा कितना याद आया। जब सिचुएशन आती है ना, वो ज्ञान फैंक सब साइड में जाते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड है, एक एग्जांपल आपको प्रोग्रेस करने के लिए बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि हम सब तो होंगे, मैं तो चला जाऊंगा। आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ, साल में एक बार आते हैं तो कभी बीच में भी आया कीजिए, 3 बार 4 बार। मगर फिर साल में एक बार तो आप कितने दिन किया? 2 वीक था, तो 2 वीक में आप एक ही बार आ रहे हैं। 2 वीक में आप एक बार आते हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का फायदा क्या है, आते तो है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है पहले 4 महीने के लिए आता था, फिर धीरे-धीरे शॉर्ट किया, फिर 2 वीक किया, अभी और भी कोई नहीं आता और शॉर्ट कर दूंगा। मैं आएंगे ना, ऐसा तो नहीं। मैं आऊँ या ना आऊँ, ज्ञान तो रहता है ना हमारे साथ। हाँ, मैं आऊँ कि ना आऊँ, आप आते रहने। इतने सारे सबको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, फायदा होता है। भरत मेरा केस ना भाई ओरिजिनल क्वेश्चन शी स्टार्टेड विद कि अगर मैं रीना होके डिसीजन लूं और मैं शुद्ध आत्मा में बैठ के डिसीजन लूं, उसमें फर्क है वो ना नहीं, वो शुद्धात्मा में बैठ के और रीना को डिसीजन लेना है। नहीं, उनका कंफ्यूजन क्या था कि 2 आइडेंटिटी हुई तो डिसीजन 2 हुआ ऐसा, इसलिए मैंने पूछा डिसीजन किसको लेने का है, तो एक जगह पे आ गई। अभी डिसीजन लेने वाला इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद ही बता रही है कि लेना पड़ता है, तुमको समझ में आता है कि लेना पड़ता है, तो कौन लेता है? लीना लेती है। कैसे लेती है? तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन। व्यवस्थित शक्ति अभी व्यवस्थित के अधीन लेना पड़ता है। When you are not independent, you are instrumental. So when you are instrumental, there is nothing like right or wrong. आप करता है, आप डूअर है तो सही गलत है, but when you are not doer at all, तो सब संजोग है। फिर भी अगर जब मगर
ह्यूमन को हमें क्या होता है, बुद्धि वालों को क्या होता है, संजोग है ना उनका, हम बीमार सेग्रीगेशन करते हैं कि अच्छा संजोग या बुरा संजोग। और भगवान के पास अच्छा भी संजोग है और बुरा भी संजोग है, सुने। और हम क्या करते हैं, सेपरेट करें बुरा संजोग अच्छा संजोग, फिर बुरे को धक्का मारते, अच्छा संजोग को चिपक जाते हैं। मगर संजोग है व्यवस्थित के हाथ में, अच्छे संजोग को चिपक जाएंगे, फिर भी वो भाग जाएगा संजोग। तो फिर आपको होगा कि ये क्या हुआ, आपको ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इतना ही आप देखेंगे ना कि ये रीना व्यवस्थित शक्ति के अधीन चल रही है। रीना का पूरा लाइफ व्यवस्थित के अधीन है। शुद्धात्मा होके सोचती हूँ ऐसा। नहीं बराबर है। हम लोग उस सिचुएशन से ऊपर चले जाए। हाँ हाँ सिचुएशन वो क्रिएट किया, कोई बात नहीं, हम अपने डिसीजन लेंगे। अभी सिचुएशन एक किया, मैंने लिया। आपको एक ही डिसीजन लेने का है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कुछ भी होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। किसी ने गाली दी तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे नहीं। मुझे बोलते हैं रामबाण जड़ी बूटी, ऐसा बोलते हैं। सब रोगों की एक दवा, कि भगवान राम का नाम लो, ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम का नाम लो, सब रोगों की एक दवा। आपके शरीर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हाँ। और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड छोटा सा, मतलब वो सिचुएशन में भी थोड़ा कंफ्यूज, वो आई थी तो मैंने उसको, वो थोड़ा डिस्टर्ब थी तो मैंने थोड़ा सा उसको केयर करने की कोशिश किया। वो मुझे बोलती कि मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है, आई एम ओके। तो बोलेगा इफ यू आर ओके, तो सिचुएशन क्या बोल रहा है, ओके तो मैं जा अपने जगह रास्ते पे, मुझे क्या करना। लेकिन मैं जब शुद्धात्मा होकर सोच रही हूँ, मैं उसको क्या बोलूँ, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं तुम अभी सिचुएशन रॉन्ग है आउटसाइड और यू आर नॉट मेंटली ओके, तो प्लीज़ आ जाओ। तो थोड़ा फोर्स करती ना, दो सिचुएशन डिसीजन कोशिश किया मैंने। क्या है कि व्यवहार में क्या है, हाँ व्यवहार में जब कि वो आपके पास आई, आपसे बात की, आप समझते हैं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। उनको लगता है कि मेरे इतनी केयर क्यों लेते हैं, यू डोंट केयर फॉर मी, आई विल टेक माय केयर बैक मायसेल्फ। लेकिन एक्चुअली उसका सिचुएशन ठीक नहीं था। अबे उनका सिचुएशन ठीक नहीं है, मगर वो खुद ही ऐसा बोलती है, व्हाट यू कैन डू। उसका ईगो अलाउ नहीं करता है उसको उसके किसी से भी हेल्प लेने वो का। तो इमोशनल है, आप भी इमोशनल हो जाते हैं। अरे इनका सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसा उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ मैं सोचूं। तो आप इमोशनल हुए ना, वो गलती है, दूसरी गलती नहीं। एंड व्हेन यू आर इमोशनल यू कांट हेल्प। बट एक शुद्धात्मा तो सोचेगी ना अपने लोगों को। मैं क्या बता रहा हूँ कि आप इमोशनल हो, इतनी आपकी गलती है। बाकी टेक केयर करो, सबकी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर रीना को बोलने का कि आपके पास आई है तो टेक केयर करो, मगर मैं तो क्या, आप इमोशनल हो गए, इतनी आपकी गलती है। जैसे डॉक्टर के पास मरीज आता है तो डॉक्टर इमोशन नहीं होता है, ट्रीटमेंट देता है, बाय बाय। हाँ बराबर, एकदम सही बात। हाँ ट्रीटमेंट देता और बाय बाय, फिर आएगा, फिर सलाह देगा। अरे डॉक्टर तो कोई अच्छा सर्जन है, वो उनको ऑपरेशन करने का है, उनका बेटा है या बेटी है, कि उनका फादर मदर है, तो घर का नजदीक ऐसा है तो इमोशनल हो जाते हैं ना, तो ऑपरेशन करने खुद देकर किसी और डॉक्टर को क्या ना, एक समझने के लिए सही है। खुद डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो किसी और को बोलेंगे कि भैया चलो, क्योंकि when you are emotional
chances of making mistakes will increase. और आप शुद्ध आत्मा में है, कोई कुछ भी करे आपकी गलती नहीं होगी। लेकिन वो उस टाइम पे उसको छोड़ देना ठीक नहीं है। मैंने क्या बताया, छोड़ने का बोला मैंने, और पकड़ने का भी बोला। मेरा तो बात कितना है कि शुद्धात्मा में रहने का और रीना को बोलने का, टेक केयर करना, सिंपल बात है। आप व्यवहार से पकड़ते हैं कि नहीं मुझे उनका टेक केयर करना चाहिए, उनको छोड़ना आग्रह नहीं नहीं चाहिए, होना चाहिए। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मगर व्यवहार से है। आपको तो आप तो ये सिचुएशन को परमानेंट मानकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। यू गेट डिस्टर्ब, यू गेट इमोशनल। और सिचुएशन तो नियम से बाय डिफॉल्ट इट इज एवर चेंजिंग। आज उनकी जो सिचुएशन है, कुछ आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी ठीक हो जाएगी। कल ठीक हो जाएगी। बिगड़ भी सकती है ना, हम्म, बिगड़ भी सकती है। बिगड़ भी सकती है ना। हाँ बिगड़ भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, और बिगड़ के फिर बाद में ठीक भी होगी। तो हम लोग हाँ साइलेंट नहीं बैठ सकते ना। फिर वो बोले कि मुझे केयर मत कर, मैं साइलेंट भी तो नहीं बैठ सकती ना। हाँ मगर वो बोले कि आप तुम मेरी केयर मत कर, तो आपको बोले ठीक है, आपका हस्बैंड आपकी केयर करेगा, आपका बेटा आपकी केयर करेगा। आई एम द पार्ट ऑफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि उनके हस्बैंड की ज्यादा है? ऐसा तो नहीं सोच सकते। सोसाइटी में रहते तो सबका रिस्पॉन्सिबल है, हस्बैंड का जितना है मेरा भी इतना रिस्पॉन्सिबल रहता है। मैं तो सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपकी फ्रेंड है, हाँ, वो डिस्टर्ब है, तो उनकी टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उनके हस्बैंड की है कि आपकी है? ज्यादा। ज्यादा है हस्बैंड नहीं रह रहे तो फिर छोड़ दे। नहीं, कहने का मतलब उनके हस्बैंड की ज्यादा है। आप बीमार हो गए तो आपका टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भावना की ज्यादा है कि आपके हस्बैंड की ज्यादा है? मेरा हस्बैंड का जो हाँ तभी नहीं बोलेंगे कि भावना की ज्यादा है। मुझे बोलने का तो चलेगा ऐसे ना, वो डिपेंड करता है ना दोस्त। नहीं हम हेल्प करते हैं, वो डिपेंड करता है, बराबर है, मुझे एक समझने के लिए। मगर हम क्या सोचते हैं, हम अपने सर पे ले लेते हैं इमोशनल होके। मैं क्या बता रहा हूँ, हेल्प टेक केयर करने का है और नॉर्मल रह के करने का है। अब नॉर्मल रह नहीं पाते तो कितनी भी टेक केयर करेंगे इफेक्ट नहीं होगी। ये क्या है, व्यवहार कैसा है, हम लोग कैसा इतने इमोशनल है, और हम जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं उनको लगता है कि मेरी टेक केयर करता है, तो सामने से बोल देंगे आप मेरी टेक केयर मत करना, फिर भी आप उनको चिपकने के लिए जाते हैं, तो आप कितने इमोशनल है वो तो सोचो। और ऊपर से सोचते हैं कि वो उनका बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। उस समय तो आपको सिर्फ भावना करने की, भाई जो भी सिचुएशन जो भी है उनके भीतर शुद्धात्मा भगवान को प्रार्थना करने की कि उनके संजोग ठीक हो जाए, ऐसे उनके ऊपर कृपा करना। आप खुद करने के लिए जाएंगे वो नहीं होगा, वो प्रार्थना काम करेंगे। आज का संसार में मार ऐसा है, क्या है, हम खुद करने के लिए गए नहीं, ये है ये है ये है, ये तो मुझे करना ही चाहिए, और सब लोग उस समय वाह वाह भी करेंगे, हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर बाद में कोई याद भी नहीं करेगा। तो आपको फिर लगेगा मैंने उनके लिए इतना किया और मुझे प्रॉब्लम आ, तो
आती भी नहीं है, मेरे से बात भी नहीं करती है, फोन भी नहीं करती है, ऐसा होगा। ऊपर से यू विल गेट डिस्टर्ब। उस समय इमोशनल होके टेक केयर किया, इसके बाद में अब कोई प्रॉब्लम। वो रात का निर्देशन करके सो जाते। हाँ या ना, ऐसा वो ऐसा हुआ थे चारों तो गया समझ कर दिया नहीं। वही देखो, आपको इतना अनुभव होने के बाद भी ऐसे सिंपल बात है वो भी आप स्किप कर देते हैं, तो आपको आपने जो पाया उनकी वैल्यू नहीं है। ख्याल है, आपने जो पाया उनकी वैल्यू होनी चाहिए। प्रकाश जी बराबर है, हमें इतना चेंज आ गया इतना बड़ा, तो उनकी ये नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। और दूसरा क्या है कि टाइम नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। एक चीज और है भरत भाई, सब कुछ चीजें इस तरह की जो है अपने ज्ञान के बाद समझ में आती हैं। तो हम छोटे थे, बचपन में थे, तो इस तरह की चीजें हम फॉलो करते थे, लेकिन नॉलेज नहीं था क्यों करते हैं, बट इट वॉज ऑटोमेटिकली, वो आपके कुछ संस्कार थे, ऐसी थी, ऐसी काफी चीजें थी, ऑलरेडी थी। तो ये क्यों थी पहले, और ये फिर बाद में ज्यादा समझदार होते गए तो फिर ज्यादा भी होते गए। वो तो बराबर है, वो तो सब क्या रहा, वो सब बचपन से सब गांड पेरेंट्स सबको देखते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा रिचुअल सीख लेते हैं कि सुबह को उठ के भगवान को नमस्कार करना, ये करना, वो करना, कोई माला फिराएगा, कोई भक्ति करेगा। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतनी अवगाढ़ रॉन्ग बिलीफ थी कि मैं रीना हूं, जो रॉन्ग बिलीफ थी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी उसमें। वो रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हुई और भान भी हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये कितनी बड़ी बात है। इस संसार में किसी के रॉन्ग बिलीफ टूटेगी नहीं। एक समझने के लिए बताऊं कि बड़े बड़े शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, उनको भी जाके पूछेंगे ने, उनको कभी वो लक्ष्य में बैठता नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। उनको तो ऐसा ही रहेगा कि मैं ये सरस्वती चंद्र शंकराचार्य हूँ, कि मैं ये महामंडलेश्वर हूँ, मैं ये हूँ, और मैं शंकराचार्य हूँ, और मैं जो बोलूं सबको करना चाहिए, ऐसा रहेगा। तो इसकी जगह आपको तो ऐसे बड़े बड़े पद पे है, उनको जो अनुभव नहीं है, वो अनुभव आपको बिना कुछ प्रयत्न किए प्राप्त हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फीस क्या दी है आपने? ये तो कुछ लेके आते नहीं, बोले तू तो रोज लेके आते, लास्ट में फ्लावर्स भी लेके आते। हाँ? 7 बजे दिखा एक लड़की आ जाती है। एक समझने के लिए ये कलयुग है, कलयुग। कृपा बोलते हैं। ऐसा ज्ञान कि द्वापर में त्रेता में मिलता है, तो वो वापस घर भी नहीं जाता, वापस घर भी नहीं जाता। तो इतना वैराग्य आ जाता है, चलो अभी घर भी नहीं जाना, तो मुझे अभी पूरा मेरी पूर्णाहुति कर लेनी। मगर ये कलयुग है, और कलयुग में
कि ज्ञान मिलने के बाद आप घर पे नहीं जाएंगे तो फाइलें सब चिल्लाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या बताए, घर पे जाके भी फाइलों का संभव से निपटारा करो, और वो आपके लिए पूर्ण साथ है, पूर्ण साथ। अरे आप लोग भी पूछो, भाविक आपको कुछ पूछना है पूछो। रीना तो पूरा नहीं उठा तो चलेगा, नए को पहले चांस देना पड़ेगा। नहीं पूछ लेना भी ऐसे भी। आपको पूछना है? कोई पूछना नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम है? संजय। संजय। कहाँ से? मुंबई। मुंबई। अच्छा भरत भाई, ये जो आप बोल रहे हो कि हमको जो भी ज्ञान मिला है, अभी उसमें हमारा किस्मत का या कर्म का या व्यवस्थित का रोल है कि हाँ। जैसे मैं पहले इधर नहीं था। नहीं समझो समझो, आपको जो ज्ञान मिला है ना, आपकी कितने जन्मों की पुण्य इकट्ठी हुई, वो साथ में भीतर एक भावना थी कि मुझे सीधी दृष्टि प्राप्त हो जाए। जनरली क्रमिक मार्ग में कैसा है कि सब कुछ बाहर का शुद्ध हो जाए, मन वचन का की प्योरिटी हो जाए, बाद में भीतर जाते हैं। मगर आपकी भावना क्या थी कि मुझे सीधे सीधे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मेहनत तप त्याग मेहनत वो सब मुझसे नहीं होगा, मुझे सीधा चाहिए। तो ये कितने जन्मों की आपकी भावना और पुण्य इकट्ठी हुई है, तो कुदरती ये समय में आपको ये दादा भगवान का संयोग मिल गया, और दादा भगवान की कृपा से ये दृष्टि प्राप्त हो गई। मगर पुण्य और भावना तो आपकी ही है, मगर कैसा भी है, बहुत बड़े गुणशाली है। आप सोचो ना, नाइजीरिया में आके दृष्टि प्राप्त हुई, तो बोर्डा में नहीं हुआ। और वही चीज़ अगर हम सोचते हैं कि भाई हमारे फैमिली में किसी और मतलब सबका भी ऐसा हो कि वो भी थोड़ा थोड़ा मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, हाँ पर वो तभी बढ़ेंगे जब वो व्यवस्थित उनके लिए बनाएगा वो संयोग, तभी होंगे। ना तो पर आपका काम कितना है, आपका काम कितना है, भावना करने का, भावना करने का, कि फैमिली मेंबर को सबको ये प्राप्ति हो। मुझे जो अभी आनंद रहता है, तो दूसरों को वो आनंद की प्राप्ति, वो भावना रखो, और सामान्य भाव से बोलने का कि ऐसा है, अनुभव करने जैसा है, आग्रह नहीं करने का। प्रेशर नहीं करेगा, आग्रह नहीं करेगा। हमको रिजल्ट आया है इसका, इस बात का रिजल्ट आया है एक्चुअली। सिस्टर का, मेरी सिस्टर का है। हाँ हाँ बराबर है। कितनी अब्यूज की है, और वो देवलाली जा रही है। टुमारो दे आर लिविंग ऑल ऑफ देम, 4 लेडीज पुणे से देवलाली सत्संग शिविर अटेंड करने जा रहे हैं। मुझे भी पता है देवलाली फायदा, मैं जाने वाला नहीं, बहुत आप तो हो गए, 8-10 हो गए। तो सामान्य भाव से बोलने का वह ऐसा है, तो बताना भी पड़ता है, क्योंकि ये सब कोई ना कोई धर्म में बाउंड्री में आ गए, पंथ संप्रदाय में आ गए, तो वहां क्या सिखाते हैं कि आपको दूसरी जगह नहीं जाने का, तो वो ऐसा सिखाना ही पड़ता है, उसमें गलत भी नहीं। तो आपको धीरे से उनको वो भी बताने का कि इसमें कुछ हम धर्म चेंज नहीं करते हैं,
या नए गुरु करके ऐसा भी नहीं है, एक दृष्टि प्राप्त होती है और अनुभव करने जैसा है। मैंने किया है, आप करके देखो कैसा। वो वैल्यू थोड़ी समझ में आती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो चली जाती वो तो हमारा वैसा ही होता है, संसार में है ना। है। जब आप यहाँ पर है तो एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके नहीं, बट वो तेरे से इनकी सत्संग का वो तो सब सत्संग का ऐसा होता है। अगर समझो हम यहाँ अगर किसी और भी सुनेंगे ना तो वो उसका असर हमको 1 घंटा तो रहेगा। अगर वहाँ से बाहर निकले तो कोई भी गाड़ी वाला भी सामने आ गया, उसकी गलती है, हम लोग ओवरलुक कर लेंगे, बट वो दूसरे सूबे में फिर गुस्सा हो जाएंगे वो सेम सिचुएशन में। इसलिए हम यहाँ कभी ऐसा नहीं बोलते कि गुस्सा नहीं करो, बोला है कभी भी आपको, मगर गुस्सा हो गया, आपको दिखाई दिया है किसको हुआ? गुस्सा अरुण को हुआ। हाँ, तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे गुस्सा नहीं हुआ, फाइल नंबर 1 को हुआ, अरुण को हुआ। वो जागृति रहती है, वो कितनी बड़ी चीज है। बस उसको मेंटेन करने का हर समय। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं कि गुस्सा होना ही नहीं चाहिए? अरे खाया, पेट भर के खाया तो टॉयलेट तो जाना पड़ेगा दूसरे दिन। जैसे पिछले जन्म में जी भर के सब कर्म भर लिए, तभी सब सामने तो आएंगे ना। पर अभी क्या है कि आज तक जो आते थे तब होता है मुझे गुस्सा है, मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ। अभी अरुण को हुआ, मैं सुनता था। और ऐसा भी नहीं उनका पक्ष लेते हैं। अरुण को गुस्सा है, उनको बोलते भी है कि देखो आपको गुस्सा आया, उनको दुख हुआ, माफी भी मांगो। तो हम प्रोटेक्शन भी नहीं करते हैं और पोल भी नहीं मारते हैं। भाई पूछो हाँ तो પૂછી લેવાનું ફટાફટ સારું પડે અંદર જે પ્રશ્નો આવે ને પૂછ્યા કરો. आज का सूत्र है साहब कि વઢવાથી માણસ ચોખ્ખું કહે નહીં ને કપટ કરે. આ બધા કપટ વઢવાથી જ જગતમાં ઊભા થયા છે. ये तो सिंपल बात है. क्या घर में बच्चे हैं, उनको ऐसा डांटते ही रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, आपसे छुपाएंगे. कुछ हुआ तो उनको लगेगा जो पापा को बताएंगे तो वो डांटेंगे तो छुपाएंगे. तो भय की वजह से कपट करते हैं, भय की वजह से. और लेडीज में भय की प्रकृति ज्यादा होती है, प्रकृति में भय होता है. इसलिए छोटी सी चीज है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर वो भय की वजह से वो कपट करते रहते हैं. तो भाई हाँ, वो जैसे कि आजकल के जैसे अभी ये बोलते हैं आपने मतलब हम लोग रिएक्ट करते हैं इसीलिए वो लोग छुपाते हैं. तो एक हो गया ना भय, मतलब वही ना. और सपोज वो लोग कुछ करते हैं, हमें बताते हैं और सब कुछ मिस्टेक किया तो हम लोग तो रिएक्ट कर लेते हैं. तो वो लोग छुपाते हैं, नेक्स्ट टाइम जो करते हैं वो लोग छुपाते हैं. हम डांटते हैं तो हाँ डांटते हैं. मगर आप उसने आपको बताया और आपको उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं. उसने कुछ मिस्टेक किया, आपको बताया, मगर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का.
सही में उनको पूरा कन्विंस करने का है कि ये करने से उनका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी के सिचुएशन, लेकिन 20 साल पहले उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन नहीं था ना। 20 साल पहले जो हो गया उसके बाद तो अभी छोड़ दो। वो ठीक था क्या, वही मैं पूछ रही हूँ। अभी के जो वो ठीक नहीं था। ठीक नहीं था, वही मैं पूछ रही हूँ। हमें जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोग बता दे वो नहीं करना है, दैट्स ऑल, हम लोग एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आजकल के बच्चों को पूरा मतलब लोग मिस्टेक करते रहते हैं, हम लोग समझाते हैं तो वो क्या है, बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, डांटने का नहीं। और कभी उनको नुकसान हो ऐसी गलती करते हैं तो डांटने का है, तो कैसे डांटने का है। तो पहले के समय में वो जो बर्तन बनाते थे पीतल के, तो घड़ा बनाते थे, तो उनको ऐसा वो लकड़े का हैमर से ठोक ठोक के बनाते थे, उनका शेप देते थे। तो क्या करते, नीचे दूसरा सपोर्ट रखते थे, तो ऊपर से मारते थे, तो उनका परफेक्ट शेप आता था, वो टूट नहीं जाता, डिसेप नहीं हो जाता था। हम क्या करें, नीचे सपोर्ट नहीं रख सकते, हम मारते हैं, प्रॉब्लम ये हो गया। ख्याल में आ गया। मुझे स्टील का जो स्टील का है ना, वो तो अभी वो सब मोल्ड हो गया ना अभी। तो स्टील की फैक्ट्री में स्टील की कटोरी बनती है, ग्लास बनता है, सब मोल्ड में हो जाता है। और बहुत पहले वो पीतल के जो बर्तन बनते थे, उसमें भी जो ऐसा गढ़ा मटका जो बनाते थे ना, वो सब, तो उसमें मोल्ड तो था नहीं, तो उनका नीचे का पहले बनाते थे, उनका शेप देते थे, फिर ऊपर का बनाएंगे, उनका शेप करके उनको नहीं करेंगे। तो उनका शेप देने के लिए आयरन ना, आप गुजरात में आयरन के किसको? थोड़ा नीचे सपोर्ट यार ना, सपोर्ट नीचे जो लोहे का होता है, एनुअल बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनुअल। एनविल। जो ब्लैक स्मिथ नीचे, हाँ ब्लैक स्मिथ जो नीचे रहता है ना, वो एनविल एनविल। तो एनविल रखते हैं और उसके ऊपर वो फिर वो हैमर से मारते हैं, वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। नहीं तो नीचे जो एनविल है ऊपर मारेंगे तो क्या होगा, वो पूरा से डेंट हो जाएगा, वो सब परफेक्ट शेप आता है। तो हम कैसे करते हैं, हम डांटते हैं मगर नीचे सपोर्ट नहीं रख सकते, तो समझ में नहीं आता है। और सही में कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ जो डीलिंग करते हैं तो एक आंख में कड़काई और एक आंख में प्रेम, ऐसा होना चाहिए। मगर जब वो गलती करते हैं तो हमारा प्रेम चला जाता है, सिर्फ कड़काई रहती है, तो फिर वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। ये चीज पता था, इसीलिए हम लोग बचपन से वही प्यार से समझाने की कोशिश किया है। लेकिन कभी कभी क्या था, सिचुएशन मतलब जब बाहर जाते हैं तो वो लोग बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे, जनरली मैं बोल रही हूँ, हाँ, बराबर। मेरे बच्चे। आपका काम उनको सिर्फ समझाने का है कि उनका व्यवस्थित आप क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोग स्ट्रिक्टली रखे थे, ज्यादा बात मत करो, बोला क्या करो, दैट्स ऑल, ज्यादा क्वेश्चन मत करो। वो संस्कार अलग था, तो इसीलिए हम लोग सुधर। तो वो आप भी अलग थे ना, कि आप ऐसे माँ बाप ऐसा बोलते आप सुन भी लेते थे, पर आपके बच्चे ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है हम लोग जो वो तो आप बोले मैं ऐसा करने का, तो पहले पूछे बट व्हाई, क्यों करने का है, सबसे पहले वो पूछेंगे, और तभी यू आर नॉट एबल टू गिव रीजन। एक्चुअली उल्टा होता है भरत भाई, कुछ हम लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट किया नहीं, कभी हमने देखा भी नहीं। अब क्या होती है, तो बच्चे हमारे साथ आर्गुमेंट शुरू करते हैं तो वी गिव इन, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमको लगता है यार कितनी देर तो भैया तेरे को जो करना करता। ये पोजीशन हो गई है। हाँ बराबर है। तो ये अभी के बच्चे कैसे हैं
वो 20 साल पहले रीना थी ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी ममता थी, तो वो जो बोले करने का ऐसा। पर अभी के बच्चे कैसे हैं कि आप उनको कुछ भी इम्पोज करेंगे, दे विल नेवर एक्सेप्ट। बाय चांस आपको हाँ बोल देंगे, मगर बाहर जाके चेंज हो जाएंगे। कुछ फैमिली में देखा है कि बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली रखे हैं। हम लोग जैसे कि भरत भाई से 5 साल से मिल रहे हैं, प्यार से तो रख रहे हैं बच्चों को, समझा रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। तो वो लोग, मैंने देखा दूसरे फैमिली में बच्चे, मतलब उन लोग फैमिली में पूरा डांट वगैरह करते हैं, बच्चे अच्छे हैं। हमारे बच्चे तो पूरा इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा होता है। हाँ। तो फिर यहाँ बता, नहीं, ऐसा तो नहीं है। गलती ठीक कर देता है। मतलब मैंने जो अप्लाई किया मैं वही बोल रही हूँ, उसका रिजल्ट ऐसा है बोल ऐसा रहे नहीं। अभी के बच्चों को डांटेंगे में तो ठीक नहीं होंगे, घर में डांट के रखेंगे रे, तो जहां तक उनके पांव जमीन को नहीं अड़े हैं, as long as they are dependent on you, उनको बात सुननी पड़ती है, हार्टिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जैसे उनके पांव जमीन को टच करेंगे, फिर आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, हमारे को बाद में फिर पढ़ाई हो गई, जॉब लग गई, बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर बोलेंगे तो डांटते रहते थे, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला था लॉन्ग टर्म में सोचना है तो फिर भाई की बात सुनो, हाँ। अप्लाई करो लाइफ में। तो ये एक समझ देखिए कि रास्ता ये है अभी की जो जनरेशन है, उनको कोई हमें बोल देते ना, इम्पोज करने से नहीं होता है, मगर आपको बोलने वाले तो पुराने जमाने के हैं, उनको लगता है भाई हम ऐसे थे, हमारे बाबा हमें ऐसा करते थे, हमें भी ऐसा करने का, आगे से चलिए आइए। मतलब मुझे रॉन्ग बोलते तुम ऐसे कैसे करते हो, बच्चे करते हैं, मारो पिटो उसे। मैं बोला नहीं होता है, हम लोग नहीं कर सकते ऐसी चीज़। मैं बोलती यू आर रॉन्ग। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी रॉन्ग राइट की बात अभी नहीं है, जो है बन गए जो। वो क्या है कि बच्चे बहुत छोटे हैं और आप समझाते फिर भी नहीं करते हैं, और उनका तुक्का कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तभी उनको डांटना पड़ता है। बाकी इतना कुछ इम्पोज करने ऐसा नहीं। आपको जो भी उनको सिखाना है ना, लॉजिकली कन्विंस करके उनके पास करवाने। संजय पूछो कुछ। मुंबई रहते नहीं, यहाँ कितने साल से है? 6 साल 6 साल से। यहाँ आके सुखी हो या नहीं? यहाँ तो इंडिया में सुखी थे। एक समझने के लिए कि आप नाइजीरिया क्यों आए? काम करने के लिए आए। तो काम तो इंडिया में भी कर सकते थे। यहाँ आए तो पैसा कमाने के लिए आए, बराबर है। और आपको है कि वे पैसा कमाएंगे, हाथ में पैसा है तो सुख मिलेगा। तो एक्चुअली पैसा कमाने के लिए भी नहीं, सुखी होने के लिए आए। समझा? सुखी होने के लिए। और ये दुनिया में कौन सुखी हो सकता है? पैसे वाला सुखी हो सकता है? तो नहीं, सब बहुत पैसे वाले हैं, they are not happy। बहुत पैसे वाले हैं, बोलते हैं मेरा फैमिली में
ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, भाइयों के साथ प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है। कोई बहुत पैसों वाला है तो बोलते हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो हम आए हैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, सुखी होने के लिए आए। और सुख मिलेगा कहां से? बोलो, सुख मिलेगा कहां से? इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, आपकी समझ सही हो गई तो आपको सुख मिलेगा। बराबर? आपकी समझ गलत है तो सुख के संजोग होंगे बट यू विल नॉट बी हैप्पी। और आपकी समझ सही हो गई, योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, then in all type of situation you can remain happy. सिंपल बात है। फैमिली यहाँ है, उधर इंडिया, इसलिए दुखी है। बच्चे बड़े हो गए? नहीं, छोटे। कितने साल? एक 7 साल का, एक 3 साल का है। हाँ। अभी तो बहुत अच्छा है कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। No, they are busy. हम्म? They are very busy, tell us. हाँ हाँ, वो बोलते हैं। When we are calling, I'm busy. हाँ हाँ Call me afterwards. हाँ। तो आपको लगे उनके लिए हम यहाँ आए, उनको मेरी पड़ी नहीं है। सिर्फ पैसा जाए तभी बोलते हैं भाई पैसा भेज दो। Only paisa. हाँ, ओनली पैसा। You suffer whatever it is. हाँ, वो बिल्कुल एकदम इतना बोलना आना चाहिए जो अपने साथ जो भी एक्चुअल है ना वो बोलने आना चाहिए सत्संग में, तो क्या भी समाधान मिलता है। अच्छा या ऐसा प्रैक्टिस बोल सकते हैं। मन को कैसे शांत रखना, वो समाधान मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा, समाधान मिलेगा, ये याद रखने का। समाधान मीन्स परमानेंट, फिर वो किसी ने फोर्स किया था आपको यहाँ आने के लिए? नहीं, आप खुद आए ना? आपका खुद का डिसीजन था? हाँ। तो फिर आप बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी। Who is responsible for it? तो सुबह उठ के बोल रहे हैं हमें खुश रहना है। नहीं ऐसा नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि डिसीजन इज योर्स, आपका खुद का डिसीजन है। तो फिर आप बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी। समझ गए? मैं कितना कहना चाहता हूँ कि योर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो आप सुखी रहेंगे सभी संजोग। और केवल यही सत्संग है जहाँ पे सही समझ मिलेगी। नहीं। संडे को आ जाना, तो 8 बजे बताना। नहीं, आज तो आज लेट 7 हो बजे गया। है, ऐसा नहीं। आज लेट हो गया। संडे को 5:45 आप पहुँच जाना भाई के। संडे को छुट्टी है क्या? हाँ, इके जा में सत्संग है, हाँ। और वहाँ ज्ञान विधि तो वहाँ ज्ञान विधि है। तो ये ज्ञान विधि में क्या है कि ये संजय आपका नाम है, तो आप संजय होके भी जी रहे हैं, इसलिए सर पे सब बोझ आ जाता है। तो संजय आपका नाम है, आप खुद नहीं है, तो आप खुद जो है वो पहचान नहीं पड़ेगा। क्या होगा? खुद की पहचान करनी पड़ेगी। तो खुद की पहचान करने का प्रयोग संजय को रखा है, तो आ जाए।
तो फिर लंबी बात आपको करने की जरूरत है जो आप आने वाले हैं। रही बराबर? हाँ नहीं संगीता को भी लेके आना। हाँ संगीता का चांस बहुत सालों के बाद लगे हैं। उसकी नहीं फर्स्ट नाम मेरा लिस्ट में है। कितना नाम हुए? ज्यादा नाम नहीं हो गए? उन्होंने भेजा नहीं अब तक। हाँ पैसा तो लिमिट में है ना 15-20 का। मम्मी जी नाम आप ही दे दो। भाई साहब में सवाल काम होगा तो फिर बात करेंगे। क्या अच्छा है तो सरल है तो आ जाना। तो दादा बहुत ऐसा था, वो सत्संग में कोई आया बोलता है दादा ये बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, ये फैमिली का प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैं सब सुनते रहे फिर बोलेंगे कि 2 दिन के बाद ज्ञान मिलती है तू आ जाए। उनको लगता है कि मेरा ये जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चलो मैं जाऊंगा। और तो ज्ञान मिलता है ना तो वो तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सीधी प्राप्ति हो जाती है, निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वो तो जो उनको जो चाहिए वो तो बाय प्रोडक्ट में मिल जाता है। मैं ऐसा सरल लोग आ जाते, ये तो कैसा सरल है क्या आ जा प्रॉपर बॉम्बे से बहुत ना ऐसे गांव कौन सा? तमिलनाडु तमिलनाडु। तमिलनाडु। शेट्टी सर नाम से। भाई आ जाते हैं वो आपको हिंदी समझ में आती है? प्रॉपर हिंदी तो मेरा लैंग्वेज मुंबई बॉम्बे का आदमी को तो मुंबई है। तो आ जाना तो अच्छा है। क्या बोल रहे मैं बोल रही थी आपको लेके आ गए सारा है इसीलिए आ गए नहीं व्यवस्थित सब चीज उनको लेके आया ना। हाँ उनकी कृपा से बहुत आए ना। बुद्धिमान चला। अपने ऊपर अप्लाई करने का। सब सीरियस होते तो अच्छे लगते थोड़ा रमेश। व्यवस्थित ही है जो उनकी सरल मतलब उनकी सरलता है ना, इट्स अ गुड क्वालिटी है। ज्ञान पाने के लिए बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और कृपा भी है कृपा भी है। हाँ पहली भावना भी रहेगी उसके तो और ये बात है। वो तो सब स्वीकार है। सब So many federal causes are there. लाखों लोगों में ये कुछ ही लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनका योग कैसा है कि यहाँ आ गया, लेगोस में आया, कि दादाओं के वहाँ जॉब कर गया, आप सबको मिला, यहाँ सत्संग में आया, मुझे तो संजोग मिल गया। 6 साल से है तो हम इतने साल नहीं मैं हर साल आता है बट ओनली वन टाइम और सर, जाओ। वो खाली मेरे घर पे इन्वाइट आता है, हाँ फिर बाद में नहीं दिखाई देता। सत्संग इन्वाइट कर आके जाते हैं। तो ये टाइम दूसरी बार क्यों है? गलती हो गई कुछ? तीसरी बार है। तीसरी बार आया, कल भी आया था। कोई गलती हो गई है? संजोग संजोग है। नहीं, ये तो ज्ञानी हो गई, संजोग है। के बाद आपका सत्संग सुने। हाँ? जाने के बाद संडे आना पड़ेगा लेकिन। पहली बार जब आया था तो भाई की जो वार्ड में मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली आप लोग का गुजराती और मैं थोड़ा वही सकेंगे तो कुछ चीज़ें में से पूछ के क्या है फिर क्लियर हुआ एक सत्संग में, मतलब एक साल। नेक्स्ट ईयर जब आए फिर थोड़ा समझ में आया। तो अभी तो समझ में आ गया तो आती नहीं हूँ अभी। ऐसा नहीं है। मुझे तो कितना इंसल्टिंग लगता है कि इतने दिन से भी आया हूँ, ये रीना दिखाई नहीं दे रही, उनको मेरी वैल्यू ही नहीं है, ये जो ज्ञान का इनकी वैल्यू नहीं है। नहीं याद करते थे आप कैसे आपको मतलब बोलते हैं हम लोग जितना याद करते हैं। मैं एक बार भी फोन किया हाँ तो आज नहीं पहले कि मैंने याद कर रही हूँ, हाँ। डेली देख रही हूँ काम पर है बीच में। आज तो बोले भी नहीं क्योंकि संजोग You नहीं are होता doing है job? ना। हाँ? सोशल वर्क तो मैं बोलता हूँ, you are doing job?
तो फिर फ्री तो है था, कभी सत्संग में इतना टाइम नहीं मिलता है। संजोग नहीं हुआ है। सोशल संजोग का नहीं लेने का। संजोग बोल वो तो देना। मुझे समझने का तेरे का संजोग नहीं मिलता है जाते, वो नहीं बोलने का। तेरे को बोलने का मेरा निश्चय अच्छा है सत्संग का। हाँ। मुझे जो बोलने का है तो यहाँ बैठ जा, बाद में वो बात करेंगे। आंसर तो ऐसे ही दूंगी ना आपके लैंग्वेज का। हाँ हाँ। आपने जो पहली बार तो बोल रहे 5 संजोग मिलते हैं तभी एक चीज होता है कुछ ऐसा। Yes. ज्यादा तो मतलब हाँ। याद नहीं रहता है, फिर भी अब जैसे 5 आज्ञा भी मुझे याद नहीं है पूरी। कल कुछ हाँ, उनको कुछ आप एक बार बता दीजिए सब 5 संडे को आ जाए। नहीं आज अभी आ जाएंगे। नहीं आ पाओगे सच। संडे को तो छुट्टी ऑलरेडी है। बीच प्रोग्राम है हाँ? बीच प्रोग्राम है। बी और नेक्स्ट मेरा बीच प्रोग्राम है, मैं नहीं आ बीच पे जाने का है? हाँ। तो सोशल प्रोग्राम है ना, पार्टी है ना, तो पार्टी में आप नहीं जाएंगे तो कोई याद भी नहीं करेगा। मैं नहीं जाऊंगी तो कोई नहीं जाएगा। वो तो मेन है। मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा? भरत भाई नेक्स्ट Cancel डे हो आप जाएगा। 5 आगे समझाओगे ना मंडे का सत्संग में? हम्म? संडे के बाद जो मंडे का सत्संग होगा वो मेनली यहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे होगा 5 आज्ञा का ही होगा। छुट्टी है क्या उसकी। होता है कि ज्ञान विधि के बाद जो 5 आज्ञा समझाते हैं वो टू द पॉइंट समझाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं ना वो जिनका जितना कच्चा है इतना समझाते हैं। हाँ, ओके ओके। कुछ उनकी क्लैरिटी नहीं हुई इतनी बात करते हैं। तो आपको पता नहीं था हम आने वाले हैं। पुस्तक है कि नहीं तुम्हारे पास एक पुस्तक? पसंद है। आपको पता नहीं था हम यहाँ आने वाले हैं। हाँ। तो फिर संडे मैं तो आके तो फिर पूछती संडे का हूँ। प्रोग्राम क्यों रखा? आपको मेरी वैल्यू ही नहीं है, मैं समझ गया। मुझे संडे का आपका ऐसे ज्ञान भी दिए बल्कि मुझे पता नहीं था। देखो मैं यहाँ हूँ तो संडे आपको सत्संग में आना चाहिए, नीचे थोड़े जाने का। मैं साल में 1 बार आता हूँ और आप बोलते 2 बार आओ, क्या बात? मुझे लगा शाम को प्रोग्राम होगा, आप तो दिन भर भी रख देते। बस संडे शाम को ही है। तो बीच पे कितना बजे आने वाली? मैं आ जाऊंगी 3 बजे। 3 बजे आ जाऊंगी। 3 बजे आ जाएंगे? हाँ तो शाम वो को तो 6 बहुत अच्छा है, चलो परफेक्ट। तो आ जाए, उनको एड्रेस दे देना। हाँ मेरे पास है सब। But you be there before 5:45. सबको मैंने 5:30 का बोला है, तेरे को थोड़ा ग्रेस देता हूँ। क्योंकि ज्ञान विधि में फिर बाद में जिसको बंद कर देना पड़ता है। मैं आऊंगी। कभी आ जाए, कभी सर्व है, बहुत सारे। उनको सर्व करनी पड़ती है। तो फाइल नंबर 2 नहीं आती। नहीं आती। कभी बताया ही नहीं उन्होंने सत्संग के बारे में। नहीं अब गाय अकेले आते हैं ना, मेरे मुझे वो आप दोनों में झगड़ा होता है क्या रहेगा, अकेले क्यों आते हैं? नहीं वैसे राइट ही बोलो, झगड़ा नहीं कराऊंगा। उनका इंटरेस्ट अभी जब ये सत्संग खत्म हो जाएगा तो तुम वो बहुत सेवा करते हाँ, हैं। मुझे भी कभी- उनके हस्बैंड है ना, वो जो उड़ीसा समाज का जो भी प्रोग्राम होता है ना, खाना खुद पकाते हैं इतने सारे लोगों का। बहुत सारे बहुत सारे लोग। कोई बात नहीं, आपको कभी गुरु पूर्णिमा आएगा तो उनको सौंप देंगे सबका खाना बनाने। मगर मेरे हम डिसाइड करेंगे, आप मत करो कि उड़ीसा का भी हमें प्रसन्न नहीं है। तो आप तो आइटम बोल रहा है कि उड़ीसा की ये आइटम है, ये आइटम मुझे आता है। उनका मंदिर में जो भी प्रोग्राम रहता है ना, उनके हस्बैंड सब इतने सारे लोगों का। तो कभी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मेरी और घर में बेटी है अकेली, तो मैं जाके आती, मेरा फ्रेंड है, मुझे बोलेंगे तो जा। हाँ, उनको कभी रोकते नहीं है। वो क्या वो जानते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी है, तो जो कुछ भी करेगी, जो भी वो बोले धर्म में जाके कोई पुण्य बात के आएगी तो आधा तो मुझे मिलने वाला है, तो उनको भेज दो। पक्के हैं, बहुत पक्के हैं। तो आज नंबर 2 इज वेरी बहुत पक्की, उनको बोलना है बहुत पक्के हैं। क्या है लेकिन आई लेकिन तुझे मैं छोड़ के आओ। कोई बात नहीं, मगर संडे को पक्का आ जाए।
और फिर उस समय 5 जगह ठीक से सुन लेना। लास्ट टाइम सुना है, हम्म? वही मैं बोल रही थी ना, भूल जाते हैं तो कभी कभी बीच एक टाइम बराबर समझ लेना। एकाग्रता से सुन लेना। भाई अगर रिपीट नहीं करेंगे, खुद को याद नहीं दिलाएंगे ना, भूल जाते हैं। हाँ तो याद दिलाने का। हाँ, मैं मिस्टेक करती हूँ, मैं मानती हूँ। हाँ। भूल जाती हूँ। मैं फास्टिंग भी रखती हूँ तो दिन में बोलती हूँ, आज ये मेरा फास्टिंग है, तो बार बार नहीं, आपको कैसा रखने का? तो ज्ञान विधि में आपको क्या बताया था कि आहार ही आहार करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उसे जानता हूँ। तो फास्टिंग किसका है? रीना का। और शुद्धात्मा निराहारी है, तो शुद्धात्मा को तो कुछ है ही नहीं। उन्हें को याद दिलाती रहती है। उपवास से उपवास करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उसे जानता हूँ। सब बोलते रहने तो का। खाने वाले नहीं खाने वाले वो सब नहीं लाए, वो सबसे सेपरेट ऐसा मैं शुद्ध था। और इतनी अवेयरनेस रखनी। तो कैसा है कि रीना ने पेट भर के खाया और साथ में जागृति भी रही कि आहार ही आहार करता है, मैं शुद्धात्मा मात्र उसे जानता हूँ। एक संयोग ऐसा हो गया। तो दूसरा संयोग क्या होगा कि रीना ने फास्टिंग किया, तभी भी आपको रहा कि उपवास से उपवास करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उसे जानता हूँ। तो दोनों संयोग में आपको प्रॉफिट से अपने पेट भर के खाना खाया, मुझे जागृति है कि नहीं, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा। और आपने फास्टिंग किया तो वो भी जागृति में रहा कि नहीं, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा। मैं उपवास करने वाला नहीं, शुद्धात्मा। दोनों में प्रॉफिट सेम है। और आपने फास्टिंग किया और अंदर आके मैंने फास्टिंग किया, बस तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। एक तो फिजिकल प्रॉफिट होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा फास्टिंग करेंगे। तो आप उड़ीसा के लोग कैसे फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग में क्या क्या खाते हैं? फ्रूट है, मिल्क है। चलो बहुत ज्यादा नहीं खाते? हाँ नहीं लगता है, बहुत अच्छा। पर ये तो कैसा है, सब खाने के बाद हेल्थ अच्छी रहती है इनके वजह। तो ये जो बात इसे कि आप उपवास करते हैं मगर जागृति नहीं है, तो आपको 10% प्रॉफिट होगा। और उपवास करते हैं आपको जागृति में रहता है कि ये उपवास से उपवास कर रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। 10 रुपीज और 1 लाख का डिफरेंस है, सिर्फ जागृति का ही फर्क है। और आपने पेट भर के खाया और जागृति है तो भी 1 लाख का होगा। आपने फास्टिंग किया और जागृति रही तो भी 1 लाख का होगा। तो इम्पोर्टेंट इज जागृति, नॉट योर एक्शन। इतना ध्यान में रखना। और संडे को आना, बीच में मत आना अभी, संडे को आने का ही। हाँ तो आ जाना। मुझे तो क्या देखना है, तेरा व्यूअरशिप लेके आता है नहीं लेकर, सब देखना पड़ेगा। वो मुझे ऐसा रखने का कि तेरा व्यूअरशिप लेके आता है, पर आपको क्या रखने का? मुझे जाना है। मुझे जाना है। मुझे जाना है। तो ऑटोमेटिक वो फिर हाँ, सब मालूम है, देखो ऑटोमेटिक संजोग मिल जाते हैं। संकल्प होता है ना, हाँ। हो जाता है। चलो पूरा करेंगे। हाँ। गगन जी को लेके आना एक बार। क्या नाम है उनका? गगन असीम जी। ये तो आपको पता है दादा वाला असीम जी और क्या है, उसको पता है? आपको भी पता है?
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર